नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है अभी आप सभी लोगों का फेसबुक लाइव के सेशन में। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन फेसबुक लाइव। और आज हम लोग चर्चा करने वाले इतिहास के ऊपर। कल हम लोगों ने मुगल इतिहास में औरंगजेब के ऊपर चर्चा की थी और औरंगजेब तक जो प्रमुख मुगल शासक हैं इनका काल खत्म हो जाता है। इसके बाद जो मुगल हैं उनको हम लोग इतिहास में लेटर मुगल यानी उत्तरकालीन मुगल कहते हैं। उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी तक की जो मुगल हिस्ट्री हमने पढ़ी है उस मुगल हिस्ट्री में हम लोग अब देखेंगे कि मुगल कालीन समाज क्या था, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था क्या थी, मुगल कालीन स्थापत्य कला और चित्रकला क्या थी, और उसके अलावा मुगल कालीन धर्म क्या था। इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। सो आज जो लोग सेशन में जुड़ रहे हैं उन सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोसाइटी, culture, religion, architecture, and the painting and other things in Mughal era. So, as you know, we started with the Babar, and from Babar to Aurangzeb, we completed all the topics. So, हम लोगों ने अकबर के समय में कुछ चीज़ों की चर्चा की थी, खास करके मुगल कालीन प्रशासन और मनसबदारी व्यवस्था को लेकर के, लेकिन हमने बाकी और चीज़ें जो है नहीं की थी। सो चर्चा आरंभ करने से पहले आज जो हमारे बीच जुड़ रहे हैं उन सबका स्वागत है। अनीश कुमार जी, मनीष लोधी राजपूत, प्रशांत एस प्रशांत, धीरज कुमार, रेखा राजपूत, योगेश कुमार जी, हेमलता लोधी जी, मंजू दयाल जी लोधी, चंद्रेश नरवरिया जी, ओमकार लोधी जी, मनोज सिंह मंजू, रामकृष्ण राजपूत जी, भारती राजपूत, पूनम राजपूत, भावना सिंह, बिमलेश कुमार लोधी, गुलशन राजपूत, इंजीनियर प्रवीण राजपूत, मंजू दयाल जी, गुलशन राजपूत, पुष्पेंद्र राजपूत मैनपुरी से, ओम प्रकाश राजपूत जी, महेंद्र पाल राजपूत जी, संजय लिल्हारे, धर्मेंद्र सिंह वर्मा लोधी, पीके प्रेमी, हरिमोहन राजपूत जी, इंजीनियर ओमकार लोधी राजपूत, सत्यपाल सिंह लोधी, उदय सिंह समाज सेवक लोधी, शैलेंद्र राजपूत, गिरीश भारत, गुड वर्क, ओम प्रकाश सिंगरौल जी, रवि राजपूत जी, लेखपाल सिंह जी, गौरव लोधी राजपूत, ओम प्रकाश राजपूत जी, इंजीनियर प्रवीण सिंह लोधी जी, नरेंद्र वर्मा जी, हरिओम लोधी राजपूत, लोधी गिरिजेंद्र जी, डॉक्टर शेर सिंह कुशवाहा जी, सुनील राजपूत जी लोधी, दिग्विजय सिंह जमसारा, दीपक राजपूत, दिनेश कुमार जी, परी एंजल, ब्रजेश राजपूत, रामज्ञान सिंह जी, अरेंद्र सिंह जी, ब्रजेश राजपूत जी, प्रशांत एस प्रशांत, चिन्मय, हेलो चिन्मय, हाउ यू, यादराम राजपूत जी, आकाश सिंह राजपूत जी लोधी, नितेश राजपूत, शिव सिंह आर राजपूत, जगत नारायण लोधी जी, प्रशांत जी, चिन्मय एंड तन्मय फ्रॉम बेंगलोर, जयराम जी, अनार सिंह जी, संजीव लोधी जी बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं। आज आप एडवोकेट हैं लखनऊ से। उसके अलावा रूपेंद्र लोधी जी, अभिषेक राजपूत जी, कल्पना के इंदौर से, सबल सिंह नरवरिया जी, आरबीएस लोधी राजपूत, डॉक्टर नारायण पटेल जी, पद्मेश लोधी जी, यादराम राजपूत जी, वंदना राजपूत लोधी, लक्ष्य स्वयंसेवक कासगंज, डॉक्टर चंद्रशेखर शास्त्री जी, अभिषेक राजपूत, चंद्रेश लोधा, जय हिंद, रामज्ञान सिंह, वंदना राजपूत, शिवशंकर राजपूत, श्याम राजपूत जी, देवेंद्र ठाकुर साहब लोधी, हरिओम राजपूत, धर्मेंद्र सिंह आज़ाद हिंदुस्तानी, अजय कुमार लोधी जी, ब्रजेश राजपूत जी, हसेरन कन्नौज से। सो वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत के इतिहास में मुगल कालीन दौर का जो हमारा समाज, अर्थव्यवस्था और प्रशासन है। अधिवक्ता शिवस्वरूप राजपूत जी, भंवर सिंह नरवरिया साहब, रामलाल लोधी जी, रवि राजपूत जी, रामचंद्र वर्मा जी, संतोष कुमार लोधी अयोध्या से, कवित्री अलका सिंह अद्भुत, आपका स्वागत है। लोधी मनीष राजपूत, गुड इवनिंग मनीष, हाउ आर यू, ब्रजेश राजपूत जी। सो आज हमारे बीच में लगभग 120 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं और बाकी लोग धीरे धीरे इस पर चर्चा में जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है। और मिथुन राजपूत, मनोज कुमार लोधी जी लोधी, देशपाल सिंह राजपूत जी, विनोद कुमार जी, सुनील सिंह जी, प्रमोद लोधी जी, धर्मेंद्र सिंह आजाद का कोई क्वेश्चन है, संजय राजपूत, उपेंद्र राजपूत, हेलो उपेंद्र, हाउ यू, शुभ संध्या, सुनील सिंह जी, गिरजेश कुमार जी,
फाइन गिरजेश जी, पुष्पेंद्र राजपूत मैनपुरी से, संदीप लोधी, लतेश राजपूत लोधी, अनिल वर्मा जी इटावा से, गुड इवनिंग, सचिन राजपूत जी, जितेंद्र राजपूत जी, रुकम सिंह जी, ब्रजेश सिंह जी, चलिए सुरजीत सिंह लोधी जी, थान सिंह बहुत दिनों बाद आए हमारे साथ में, शशि भूषण सिंह जी हमारे बीच मुंबई से हैं, शशि भूषण सिंह जी हम स्वागत करते हैं, आशीष राजपूत, चैनदास जंगेल साहब, मनोज कुमार जी, LR अनुज पथरिया, लोधी, हरिओम राजपूत, रवि राज। सो आप लगभग सभी लोग जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। और जैसा हमने कहा था कि कुछ चर्चाएं हम लोग करेंगे करंट की, और कुछ उसके बाद हम ज्योग्राफी के बारे में। भूपेंद्र कुमार मिर्गोला अलीगढ़ से, जीत बहादुर राजपूत अयोध्या से, माहौर सिंह लोधी, रमाकांत जी, प्रमोद लोधी जी, इंजीनियर दीपेंद्र सिंह राजपूत झांसी से, मोनू राज। चलिए, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग। भगवान सिंह लोधी ठाकुर, अनुराग सिंह, गुड इवनिंग अनुराग, रविंद्र सिंह लोधी, अनुराग राजपूत, दीपक राजपूत। दीपक ने पोएम भेजी है, लेकिन दीपक आपकी पोएम जो है मुझे मिल गई है कल। धर्मेंद्र राजपूत, हेमंत वर्मा, मनोज कुमार लोधी, मुनेश कुमार जी, डॉक्टर सौरभ राजपूत जी, तो डैनी वर्मा, गुड इवनिंग डैनी, राम ज्ञान सिंह जी, त्रिलोकी नाथ जी। तो अभी सब लोग, अब 150 लोग चर्चा में जुड़ चुके हैं, 150 के आसपास, यशपाल सिंह। तो अब हम लोग आरंभ करते हैं, और आरंभ में जैसा हमने कहा कि करंट की जो कुछ चीजें हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पर आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस लॉकडाउन में डॉक्टर विष्णु राजपूत है हमारे बीच में रशिया से। देखिए, विदेश से भी लोग जुड़े हैं इस चर्चा में। डॉक्टर विष्णु राजपूत इस समय रशिया से हैं, रूस से हमारे बीच में जुड़े हैं। डॉक्टर विष्णु राजपूत जी का बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब का एक लाइव सेशन मैंने भी सुना था अभी, उन्होंने शायद रशिया से एक लाइव सेशन हमें भेजा था। और डॉक्टर विष्णु राजपूत जी जो है लक्ष्य के भी समर्पित स्वयंसेवक हैं। तो डॉक्टर साहब का हम वेलकम करते हैं, इंडिया में स्वागत है आपका। आप रूस में इतनी दूर हमारे यहाँ से बैठे हुए हैं और हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं। इंजीनियर प्रवीण राजपूत, गौरव शिक्षार्थी, कमल लोधी, कल्याण सिंह राजपूत जी भिलाई छत्तीसगढ़ से, और आकाश वर्मा। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। रोहित लोधी, DRX दिलबाग सिंह राजपूत हरदोई से, अखिलेश भाई, कौशल शिकरवार, जय हिंद कौशल, मेघराज सिंह जी, पंचम लोधी जी, सभी का स्वागत है। और अयोध्या प्रसाद कुशवाहा अयोध्या प्रसाद कुशवाहा जी, रविंद्र सिंह राजपूत जी, कविता पथरिया हमारी बहन इंदौर से, रोहित लोधी, मुनेश कुमार जी, रवि राज जी। सो आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आपको कुछ करंट के इशू डिस्कस करूंगा। जैसा आज भी माननीय वित्त मंत्री जी भारत सरकार ने कुछ उद्घोषणाएं की हैं, उनको आप देख सकते हैं, वो करंट के हमारे इशूज हैं। और इस तरह की जो चीजें डे टू डे जो अनाउंसमेंट हो रहे हैं सरकारों के द्वारा, या सरकारों के द्वारा कोई भी कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे रेलवे को चालू किया गया सीमित तौर पे, अभी हवाई जहाज को चालू करने की प्लानिंग है सरकार की कि सीमित दायरे में हम लोग विद प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में हम इसकी शुरुआत करें। क्लियर। सो उसके अलावा हम ये अगर देखें तो भारत के अलावा और जो दुनिया भर के देश हैं, खास करके WHO है और बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, सो इन सब को लेकर के थैंक यू डॉक्टर विष्णु राजपूत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सब स्वामी ब्रह्मानंद जी का आशीर्वाद और प्रसाद है कि हम लोग भारत में रह के, बहुत सारे लक्ष्य के स्वयंसेवक दुबई में हैं, इंग्लैंड में हैं, अमेरिका में हैं। अभी तक मैंने जो पता किया था कि स्वामी ब्रह्मानंद जी को मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले और उनके विजन को लक्ष्य के माध्यम से ले जाने वाले लोग भारत के अलावा तकरीबन 11 से 12 कंट्रीज में हैं। और लगातार वो या तो सेशन देखते हैं या किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से वो मदद करते हैं, और खुद के वो लाइव वीडियोस भी हमको भेजते हैं। तो हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। इस बीच में करंट की एक घटना हुई है, वो ये है कि हमने ज्योग्राफी की क्लास में परसों एक चर्चा की थी, आपको याद होगा। वो चर्चा थी हमारा, पटेल रंजीत जी का सिलेक्शन हो गया है रेलवे JEE के पद पर। तो रंजीत पटेल जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और अशोक जी कन्नौज से हैं हमारे बीच में, डॉक्टर सोमेंद्र जी हैं, सत्येंद्र राजपूत जी हैं, उदल सिंह जी हैं, रवि लोधी है, लोधी संजय एडवोकेट है, आपका भी हम स्वागत करते हैं। तो ज्योग्राफी की क्लास में हमने एक चर्चा की थी, आपको याद होगा, कि हिमालय पर्वत,
और हिमालय के बारे में चर्चा करते करते हमने आपको यह भी बताया था कि हिमालय में बहुत सारे दर्रे हैं पास, और उन दर्रों में हमने कहा था जैसे जोजिला दर्रा है, शिपकीलो है, नीति दर्रा है, माना दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है, बड़ा लाचा है, नाथुला है। इन्हीं सारे दर्रों में से बीच में एक दर्रा है लिपुलेख, जो नेपाल और उत्तराखंड के सीमा से लगा हुआ है। वहां पे अभी भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने एक सड़क का उद्घाटन किया है जो लिपुलेख दर्रे से होते हुए कैलाश मानसरोवर तक जाएगी। भारत में बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, तो अभी वहां से एक सड़क का निर्माण किया गया और इसका उद्घाटन भारत के माननीय रक्षा मंत्री जी ने किया है। उस पर नेपाल ने अपनी आपत्तियां दर्ज की और नेपाल का कहना है कि वो भूभाग उनका है। तो लिपुलेख दर्रों को लेकर के नेपाल की तरफ से आपत्तियां दर्ज की गई हैं और भारत और इसके बीच में एक मुद्दा बन गया है, नेपाल के बीच में लिपुलेख दर्रा। और भारत का अपना दावा है कि सारी भूमि वो हमारी है, इसलिए हमने वहां से चीजों की शुरुआत की है। लेकिन नेपाल जो है पुरानी 1816 की एक संधि है, सिगरौली की संधि, सगोली की संधि, उसके आधार पर उसकी अपनी कुछ मांगे हैं। तो इसको लेकर के एक डिस्प्यूट चल रहा है और नेपाल में भारत के विरोधी कई सारे प्रदर्शन भी हुए हैं इस दौरान। तो कुल मिलाकर के लिपुलेख दर्रा है वो, उसको लेकर के जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी प्रतियोगी परीक्षा में आ सकता है कि अभी हाल ही में भारत और नेपाल के बीच में किस जगह को लेकर के विवाद खड़ा हुआ था, तो वो लिपुलेख दर्रा है। और लिपुलेख दर्रा से होकर के एक सड़क बनाई गई है मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर के लिए। तो जो इस तरह की चीजें हैं, इस तरह की चीजों को हम लोगों को लगातार पढ़ते रहना चाहिए और उनको लगातार अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि यही सारी चीजें जो आज कहीं अखबारों की सुर्खियों में हैं, आज कहीं किसी टीवी न्यूज में आती हैं, वही सारी चीजें किसी न किसी दिन आप देखेंगे कि किसी आईएएस जैसी परीक्षा के क्वेश्चन में आ जाती हैं। कभी जो बड़ा यूपीएससी या पीएससी का एग्जाम है, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी का एग्जाम्स है, उनकी बड़ी परीक्षा में आ जाती हैं। तो ये क्योंकि आज आपने देखा होगा, और बहुत सारी जो ऑथेंटिक खबरें हैं, मैं आप लोगों से जो टीवी पर जो न्यूज आते हैं, कॉमर्शियल जो चैनल दिखाते हैं, उस पर मैं इसलिए आप लोगों से मना करता हूं कि वो फालतू की बहस दिखाते हैं जिसका कोई मतलब ज्यादा होता नहीं है। उसके बजाय अगर हम ऑथेंटिक चैनल्स कुछ देखें तो इस तरह की जानकारियां हम लोगों को मिल जाती हैं। जैसे हम बीबीसी न्यूज देखें, लोकसभा टीवी देखें, राज्यसभा टीवी अगर हम देखते हैं, दूरदर्शन न्यूज देखते हैं, या अच्छे न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू की वेबसाइट को अगर हम चेक करें तो वहां हमें बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं। उसके अलावा अगर हम लोग इंडियन एक्सप्रेस जैसे बड़े अखबारों की अगर न्यूज देखें तो वहां भी हम लोगों को कई सारी काम की चीजें मिल जाती है। टीवी जो चैनल्स हैं वो पता नहीं क्या दिखाते हैं, मतलब मैं हैरान हूं कि लोग टीवी चैनल्स पर न्यूज देखते क्यों हैं। वो इस तरह की न्यूज आपको दिखाएंगे। आप अच्छे भले पढ़े लिखे आदमी अगर हैं तो आप जो है एक खुराफाती और आप एक उन्मादी, मतलब एक तरीके से आप मेंटल बैलेंस खो सकते हैं अगर न्यूज चैनल का आपके एडिक्ट हो गए तो, क्योंकि वो हमेशा मारकाट की, झगड़े की, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान ये दिखाते हैं जिनकी रिलेवेंस नहीं है, जिनकी कोई मतलब नहीं होता है। अभी पूरा भारत जो है कोरोना से जूझ रहा है, पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, लेकिन कई न्यूज चैनल वाले लेके बैठ जाएंगे भारत पाकिस्तान। अरे भाई, पाकिस्तान में अगर कोरोना का के लेके समस्या है, रोटी पानी की समस्या है, तो आपके देश में भी है ना। आपके देश में भी मजदूरों को दिक्कत हो रही है, आपके देश में किसानों को दिक्कत हो रही है। आप इस पर चर्चा करिए, इसको दिखाइए, आप किसानों के बीच में अपना कैमरा ले जाइए, गांव में जाके रिपोर्टिंग करिए। लेकिन कई जो है चैनल वाले फालतू को शाम को इस टाइम 5, साढ़े 5 बजे लग जाते हैं वो पाकिस्तान की स्टोरी बना के, जबकि ना तो वहां कोई चैनल वाला गया, ना तो कोई चैनल वाला वहां जाता है पाकिस्तान में, ना वहां से कोई रिपोर्टिंग होती है। और इस तरह की रिपोर्टिंग कर करके वो जो है सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, किसी भी सोसाइटी की साइकी जो होती है, मनोविज्ञान, उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो हम सभी लोगों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जैसे दुनिया भर की किताबें आपको सजेस्ट की जाती हैं कि आप ये दुनिया भर की किताबें पढ़िए। मैं हमेशा शुरू से लोगों से कहता चला आया हूं कि जिन लोगों को अच्छे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करनी है, उन लोगों को सबसे पहले 11th और 12th की एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी चाहिए। और जो एनसीईआरटी की किताबें वो पूरे देश के लिए हैं, चाहे आप यूपी के स्कूल में पढ़ते हैं सीबीएसई में, चाहे आप तमिलनाडु में पढ़ते हैं, चाहे आप उत्तराखंड में पढ़ते हैं, आप कहीं भी पढ़ते हैं, सभी जगह के स्कूल्स में आपको अगर वो केंद्रीय उससे सर्टिफाइड और उससे मान्यता मिली हुई है तो वहां पर एनसीईआरटी का ही सिलेबस चलता है। और उस एनसीईआरटी के सिलेबस में आपको बहुत सारी ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि लिपुलेख दर्रा को लेकर के जो इशू हुआ है, डिस्प्यूट हुआ है भारत और नेपाल के बीच में,
पढ़ने वाले बच्चों को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि लिपुलेख दर्रे के बारे में मैंने परसों आपसे हिमालय के बारे में चर्चा की थी कि उत्तराखंड में नीति दर्रा है, माना दर्रा है और लिपुलेख दर्रा है, और उसी लिपुलेख दर्रे को लेकर विवाद है। तो हमें क्या याद रखना है कि नेपाल और भारत की सीमा कितनी है, कितनी सीमा लगती है, कौन सी नदी है जो भारत और नेपाल की सीमा को डिवाइड करती है, उसका नाम है काली नदी। काली नदी नेपाल और भारत की सीमा को डिवाइड करती है। और जो कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय बेसिकली आपका काली नदी तक ही है, उसके बाद नेपाल हिमालय शुरू हो जाता है। तो हम उसकी जो बाकी भौगोलिक विशेषताएं लिपुलेख दर्रे के अलावा, वो सारी विशेषताओं को भी अगर हम देख लें तो हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं, हमारे पास बेहतर इंफॉर्मेशन होती है। सपोज दैट कि हो सकता है लिपुलेख का सवाल हमसे ना पूछा जाए, हमसे क्वेश्चन में ये सवाल ही नहीं आए कि लिपुलेख दर्रे पर का क्या विवाद था, वो ये पूछ ले कि काली, कर्णाली, गंडक, घाघरा जो नदियां हैं वो नेपाल और भारत के बीच में कहां पे पड़ती हैं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। नेपाल और भारत का जो बॉर्डर बनाती है उस नदी का नाम क्या है, भारत और नेपाल की कुल सीमा कितनी है, लिपुलेख के अलावा कौन से ऐसे विषय हैं जहां पर भारत और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट है। तो वो क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि वही पूछे, वो घुमा सकते हैं, अलग से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में। एक अच्छे पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति की पहचान ये होती है कि वो उन चीजों की थोड़ी सी गहराई में जाकर के और उसके आसपास के जो विषय हैं उसको भी देख ले, उसको भी पढ़ ले। अगर हमने उतना कर लिया तो ऐसे में फिर क्या होगा कि ऐसे में हमारे क्वेश्चन के सही होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। हम वेल इन्फॉर्म्ड होंगे, वेल प्रिपेयर्ड होंगे, और अगर सिलेबस से थोड़ा सा बाहर भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उस क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम उसके आसपास के एरियाज को पढ़ चुके हैं। यही हमारी अप्रोच एक्चुअली होनी चाहिए। अगर हम इस अप्रोच से पढ़ते हैं तो फिर बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये कुछ करंट के विषय थे, कुछ करंट के इशू थे जिसकी हमने चर्चा की। क्लियर? और अभी मुझे कुछ लोगों ने ये कहा था कि घर में पड़े पड़े लोग बोर हो रहे हैं, और मतलब एक तरीके से प्रेशर भी जो है बनता है। सो गलत मतलब इस तरह के थॉट्स भी आ जाते हैं, कभी कभार व्यक्ति जो है थोड़ा सा एक तरीके से बोरियत में चला जाता है। तो उन सभी लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अपने आप को रिफ्रेश करिए, और रिफ्रेश करने के लिए एक्सरसाइज करिए, फिजिकल एक्सरसाइज, वॉक कीजिए, सिंगिंग करिए, घर में बैठ के पढ़िए, राइटिंग कीजिए, समय मिलता है तो अपने दोस्तों से बात करिए, और जो दुनिया के महान लोग हुए हैं उन महान लोगों की जीवनी आप पढ़िए, उनके स्ट्रगल को पढ़िए, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। और हमारे ऊपर जो एक तनाव पैदा हो जाता है नेगेटिव थॉट्स का, वो तनाव भी दूर हो जाएगा। तो हम लोग निरंतर ये प्रयास करें कि कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ें, उनके बारे में जानें, नई नई चीज़ों के बारे में जानें। जैसे अभी मेरी जो पत्नी है उन्होंने एक चीज़ शुरू की है लॉकडाउन में कि वो रोजाना घर में इंटरनेट पर देख करके कोई ना कोई नई डिश ट्राई करती हैं, बनाती रहती हैं, वो सीखती रहती हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो कुछ ना कुछ हम सीख सकते हैं, कोई अच्छी बुक्स हम पढ़ सकते हैं, कोई बेहतर टेक्नोलॉजी हम सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग कर सकते हैं इस लॉकडाउन में। तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि अपने ऊपर कभी भी नेगेटिव थॉट्स हावी ना होने दें। और अगर आपको लगता है कि कुछ इस तरह के लोग हैं जिनका काम है नेगेटिविटी फैलाना, तो उल्टी सीधी बातें लिखना, भाई अच्छा है, उनको आप लोग अवॉइड करिए। दुनिया में फॉलो करने के लिए 6 अरब से ज़्यादा लोग हैं, पूरे विश्व की आबादी 6 अरब से ज़्यादा है, और इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं। अगर आपको लगता है कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो समाज में नकारात्मकता फैलाते हैं, नेगेटिव पोस्ट डालते रहते हैं, उल्टा सीधा माहौल खराब करते हैं, और इसके कारण आपको भी लगता है कि आप भी इससे डिस्टर्ब होते हैं, आपको भी लगता है कि साहब हमारे ऊपर नेगेटिव चीज़ें हावी हो रही हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आपको दुनिया भर में 6 अरब लोग हैं, अगर आप 10-20 लोगों को फॉलो नहीं करेंगे तो समस्या नहीं होगी। ऐसे नेगेटिव लोगों को फॉलो करना बंद कर दीजिए। क्यों आप उनकी पोस्ट पे अपना समय जाया करके अपने जो मन मस्तिष्क है उसको खराब करते हैं? उनको अवॉइड करिए। और दुनिया भर में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, जरूरी नहीं हमारे समाज के, भारतवर्ष में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, मोटिवेटर्स हैं, सिंगर्स हैं, प्लेयर्स हैं, पेंटर्स हैं, बहुत तरह की विधाओं के जो लोग हैं पूरे विश्व भर में, बहुत सारे अच्छे लोग आपको फॉलो करने को मिल जाएंगे। उनके आइडियाज को पढ़िए, उनके आप जो काम है उनको आप पढ़ सकते हैं, तो आप बहुत इजीली अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं। सो ये चीज़ें हम लोगों को अपनानी चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि मनुष्य को हमेशा विद्यार्थी रहना चाहिए, मतलब स्टूडेंट। विद्यार्थी का मतलब ये है कि वो हमेशा सीखता रहे,
हमेशा आप ये मान के चलिए, जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया, जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया, उसी दिन आपका प्रोग्रेस रुक जाएगा। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उसी दिन आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। सो हमेशा सीखते रहिए, चाहे कितनी भी उम्र है आपकी, चाहे कोई भी आपकी उम्र है, लेकिन हमेशा सीखिए, क्योंकि जब जब आप सीखते रहेंगे तब तब हमें नई नई चीजें मिलती रहेंगी। सो क्लियर। सो आप सभी लोग हमेशा इस बात के लिए बिल्कुल ध्यान रखें। और भाई, क्योंकि आइडियाज की आजादी है, हम लोगों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी है सभी को, किसी न किसी रूप में। जैसे मान लीजिए किसी को ज्यादा आजादी है, किसी को कम है। भाई जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस हैं, हमारे पास कुछ सीमाएं हैं, हम उस सीमाओं में रह करके ही अपनी बात कह सकते हैं। हमारी भाषा संवैधानिक होनी चाहिए, हम कानून के दायरे में बंधे हुए वही बात कह सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट नौकरी में हैं या जो सरकारी सेवाओं में नहीं है, उनको ज्यादा आजादी मिली हुई है अपनी बात कहने की। वो राजनीति पर भी टिप्पणी कर सकते हैं, वो कहीं भी टिप्पणी कर सकते हैं। सो ये जो सारी चीजें हैं, उस आजादी का दुरुपयोग हम लोग कभी नहीं करें। मतलब हमको जो भी स्वतंत्रता मिली हुई है, मैंने आपको संविधान के दौरान पढ़ाया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) में हमें जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिली हुई है, उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में रेस्ट्रिक्शन है। कैसा? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, युक्त निर्बंधन। कैसा निर्बंधन? कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आप समाज में दंगे कराने वाली भाषा नहीं बोल सकते, आप समाज का सौहार्द नहीं खराब कर सकते, आप राष्ट्र की एकता और अखंडता को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं होता है। एक्चुअली क्या है, सोशल मीडिया लोगों को नया नया मिला, तो सोशल मीडिया से पहले लोगों को अपने आप को अभिव्यक्त करने की उतनी आजादी थी नहीं। कहाँ बोलते बेचारे, कहाँ उनकी बातें ना तो किसी टीवी में आती, ना किसी अखबार में आती। अब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इनके माध्यम से क्या हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर मिल गया है। तो कभी कभार क्या होता है कि आजादी का लोग दुरुपयोग भी कर लेते हैं। जो बात आपको नहीं कहनी चाहिए, वो बातें भी लोग कहना शुरू कर देते हैं, वो बातें भी लिखना शुरू कर देते हैं। और आप ये मान के चलिए, ऐसे लोगों को अगर 1 महीने बाद वही बात पढ़ाई जाए कि तुमने ये लिखा था, वो व्यक्ति खुद भी गिलानी प्रकट करेगा कि हाँ मैंने गलत लिखा था। तो कभी कभार क्या होता है कि आपको दी गई जो स्वतंत्रता है, उसके मूल्य को हम नहीं समझते, उसके मूल्य को हम लोग नहीं जानते, उसकी जो महत्ता है उसको नहीं समझते। इसी कारण से बहुत सारे लोग इस तरह की चीजें करते रहते। और 2 चीजों के मैं बड़ा सख्त खिलाफ हूं, मैं स्पष्ट बोलता हूं, बिल्कुल 2 चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक तो सामाजिक चीजों पर पॉलिटिकल पोस्ट नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राजनीति एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति की अपनी सोच है। मान लीजिए किसी को कोई पार्टी पसंद है, किसी को कोई सी पार्टी पसंद है, किसी को कोई नेता पसंद है। जब हर व्यक्ति को भारत में ये राजनीतिक अधिकार मिला हुआ है कि वो किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को पसंद कर सकता है, तो पॉलिटिकल चीजें कभी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, सोशल ग्रुप्स में नहीं आनी चाहिए। इससे क्या होता है, आपको वो पार्टी और नेता पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, तो आपके बीच में अनावश्यक रूप से टकराव होगा विचारों का। और वो पॉलिटिकल पार्टी तो अपनी जगह पे हैं, वो नेता अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन आप अपने भाइयों में आपस में ही आप में मनमुटाव हो जाएगा अनावश्यक रूप से। इसलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं कि हम लोगों को कभी भी पॉलिटिकल पोस्ट, राजनीतिक पोस्ट कभी भी किसी ग्रुप्स में नहीं डालनी चाहिए। ये बहुत खराब होता है। इससे हमारा जो आपसी जो सामाजिक ताना बाना है, ये डिस्टर्ब होता है। आप किसी नेता की डालोगे, कोई दूसरा दूसरे नेता की डालेगा, आप में टकराहट होगी, वो उसको गाली देगा, वो उसको गाली रहेगी, नेता भी अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि नेता बड़ा आदमी है, लेकिन आप आपस में लड़ करके अपने संबंध खराब कर लोगे। जबकि सोशल मीडिया से पहले आपका एक दूसरे से कोई लेना देना भी नहीं था, ना आप कभी मिले, लेकिन सोशल मीडिया पर विचारों के माध्यम से ही आप एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं, ईर्ष्या भर जाती है। तो ये बड़ी नेगेटिव चीज होती है। इन सब चीजों का प्रमोशन सोशल मीडिया पर नहीं होना चाहिए, खास करके समाज के ग्रुप्स में। मैं लोगों से कई बार कहा है, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में वो अंधभक्ति और ये इस तरह का वायरस घुसा हुआ है, वो निकलता नहीं है, वो अनावश्यक रूप से। बल्कि इस समय का प्रयोग अगर वो लोग चाहें तो इस समय का प्रयोग समाज को कुछ अच्छा ज्ञान देने के लिए, बढ़िया बातों के लिए भी कर सकते हैं। दूसरा, धर्मांधता बहुत खतरनाक चीज होती है किसी भी समाज के लिए। और मैं बार बार आगाह करता हूं, धर्म किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत मसला है। मैं अपने घर में पूजा पाठ करूं, किसी को मानूं, वो मेरा अपना विषय है, लेकिन मैं उसका भौड़ा प्रदर्शन सोशल मीडिया पर करके अतिवाद को जन्म ना दूं। और ऐसा ना हो कि मेरी विचारधारा के अगेंस्ट में कुछ और सारे लोग हों, वो डालें, फिर आपकी भावनाएं आहत हों, फिर उसकी भावनाएं आहत हों। ये 2 चीजें लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। और डिस्कस करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपके पास
बहुत सारे विषय हैं। क्या विषय हैं? आप शिक्षा की बात कीजिए, तमाम दुनिया भर का ज्ञान, अभी भी जो ज्ञान है जो हम लोग आपसे चर्चा कर रहे हैं, हम लोग कितना जानते होंगे? पूरी दुनिया में जो ज्ञान है उसका 1% भी हमको नहीं आता होगा। 99% तो ज्ञान है ना, जैसे रॉकेट साइंस है, बायोलॉजी है, मेडिकल साइंस है, और दुनिया भर की टेक्नोलॉजी बन रही है, वो हमें थोड़ी ना आती हैं। तो इतना सारा ज्ञान बिखरा हुआ है, हम ज्ञान की बात कर सकते हैं। उसके अलावा दुनिया भर में तमाम नए तरह के आविष्कार हो रहे हैं, हम उन सभी आविष्कारों पर बात कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग रोजगार की बात कर सकते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स कैसे मिले, लोग नए नए उद्योग कैसे लगाए। जैसे अभी सरकार ने कहा कि माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम जो इंडस्ट्रीज है उसको 3 लाख करोड़ तक का लोन सरकार की तरफ से दिया जाएगा, कोलेटरल फ्री लोन। तो बहुत सारे लोग तो यही नहीं जानते होंगे कि ये कोलेटरल फ्री लोन क्या होता है। कोलेटरल फ्री लोन क्या होता है ये लोगों को नहीं मालूम होगा। इसका मतलब होता है कि बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, बिना किसी संपत्ति के, गारंटी के आपको लोन मिलेगा। अब देखिए, जो समझदार लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो एमएसएमई बनाएंगे या पहले से रजिस्टर्ड होगी, उसके बिहाफ पर सरकार से लोन लेंगे बैंकों से, और लोन लेके अपना बिजनेस करेंगे, और बिजनेस करके पैसे कमाएंगे, अपना जीवन यापन बेहतर करेंगे। बाकी जो लोग हैं, बाकी लोग सरकार की आलोचना में या उसकी प्रशंसा में लिख लिख करके सोशल मीडिया पर अपना जीवन, समझदार आदमी उस योजना का लाभ उठा करके वो अपना बिजनेस, अपना उद्योग, अपना रोजगार स्थापित करेगा। ये होती है पढ़ाई लिखाई, ये होती है समझदारी। जिस समझदारी के कारण लोग अपना जीवन यापन शिक्षा के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से, या जो दूसरे बेहतर रास्ते उसके माध्यम से जो अच्छा करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं शिक्षा और आधुनिकता। और ये चीजें चर्चा करने के लायक होती हैं। आप देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इस समय, जैसे आपने देखा होगा, हृदय विदारक आपने दृश्य देखे होंगे हाईवेज पर, आपने वीडियोज भी देखे होंगे, लोगों के पैरों में छाले पड़े हुए, खून निकल रहे हैं, कई एक्सीडेंट हो गए, बहुत सारे मजदूरों की डेथ हो गई। आप सोचिए जीवन कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल जीवन है उनके लिए। आज 2 वक्त की रोटी ही बड़ा सवाल है, और हम रोटी के बजाय चर्चा करें फालतू की चीजों पर, यह अच्छी बात नहीं है किसी भी समाज के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए। तो हमें पर्याप्त रूप से संवेदनशील होना चाहिए, और जो व्यवहारिक विषय हैं, व्यवहारिक मुद्दे हैं, उन पर अगर हम लोग बात करें तो हम बेहतर जो है समाज का निर्माण कर पाएंगे, बेहतर राष्ट्र का हम लोग निर्माण कर पाएंगे। और दुनिया में मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सब लोग अपने अपने को श्रेष्ठ कहते हैं, दुनिया में मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर हम मनुष्य होकर के मनुष्यों की मदद करना नहीं सीखे, उसके प्रति अगर हमारे हृदय में करुणा नहीं उपजी, सारी पढ़ाई लिखाई, सारा जो है आपकी तरक्की, प्रोग्रेस, सब बेकार है। आप अपने मन में खुश हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के लिए वो बिल्कुल बेकार है, इररिलेवेंट है। सबसे बड़ी जो पूंजी है मनुष्य की, वो है जरूरतमंद लोगों की सहायता करना। और जिस दिन ये एटीट्यूड और ये अप्रोच जब आ जाती है, तो फालतू की जो नेगेटिव बात है वो अपने आप दूर होना शुरू हो जाती हैं। और समाजों के अंदर यही समस्याएं हो जाती है। कुछ लोग क्या है, अपनी सनक के कारण जैसे बातें वो कही है जिन बातों से किसी का अहित ना हो, किसी को नुकसान ना हो। जैसे मान लीजिए हमने पढ़ाई की बात की, हमने कहा कि भाई देखो, अगर आप लोग चाहो तो आप आईएएस की तैयारी कर सकते हो, पीएससी और पीसीएस की तैयारी कर सकते हो, बैंक और रेलवे की तैयारी कर सकते हो। बैंक में, रेलवे में, पीसीएस में, पीएससी में, आईएएस में लगभग 15 से 20% क्वेश्चन आते हैं भारत के संविधान से। हम भारत के पूरे संविधान का एक एक अनुच्छेद आपके साथ चर्चा करेंगे। आप उसको पढ़िए हमारे साथ डिस्कशन में, और उसमें से क्वेश्चन आएंगे तो आप आगे चल करके आईएएस और पीसीएस जैसी परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। अब बताइए, इसमें किसी का कोई नुकसान हुआ? इस चर्चा से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने संविधान की बातें की, जिसको इसका लाभ लेना है वो इसका लाभ ले सकता है। लेकिन लोग, अगर कोई इसका लाभ ना भी लेना चाहे तो भी किसी का नुकसान नहीं होगा। जैसे हमारे संविधान के जो सेशन थे, अगर कोई उसको ध्यान से नहीं सुनता है तो भी किसी का नुकसान नहीं है। जिसने सुन लिया, जो चाहता है उसका लाभ उठाना, वो तो लाभ ले सकता है। अगर कोई ना भी सुनता है तो भी कोई नुकसान नहीं है उसका। लेकिन कभी कभार हम सोशल मीडिया पर वो चीजें डाल देते हैं जिससे किसी भी समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। किसी भी समाज में कड़वाहट पैदा हो सकती है, समाज के लोगों के बीच में आपस में विद्वेष पैदा होता है। आज भी देखना, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जितने लोगों से जुड़े हुए होते हैं, उनमें से कुछ लोगों को हम पसंद है, कुछ लोगों को हम पसंद नहीं है। कई बार लोगों के बीच में इस तरह के तनाव आपने देखे होंगे कि सोशल मीडिया की पोस्ट से ही वो दुश्मन बन गए। आज तक जिंदगी में उनकी मुलाकात नहीं हुई है। एक रहता है भिंड में और एक रहता है भोपाल में, दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई आज तक। लेकिन भिंड वाले की पोस्ट भोपाल वाले को पसंद नहीं है, और भोपाल वाले की पोस्ट भिंड वाले को पसंद नहीं है। दोनों के बीच में विचारों का टकराव हुआ, बहस हुई, कई बार बहस हुई,
और बाद में उनको लगा कि ये तो मेरा दुश्मन है। मतलब इतने संबंध खराब हो गए कि वो आपस में बात नहीं कर सकते। क्या हमने बनाया? एक ऐसे विचार को हम लोग क्यों लेके चलते हैं जिस विचार के माध्यम से हम अपने ही भाई के साथ में, ऐसे भाई के साथ में जिस भाई से हमारा कभी ना कोई संपर्क हुआ, ना कभी मिलना जुलना हुआ, और सोशल मीडिया पर मिलने से पहले उसको हम जानते तक नहीं थे। शायद अगर बिना सोशल मीडिया के हमसे मिलता तो हम उसका स्वागत करते, अपने घर पर दावत खिलाते। उसी भाई के विचारों के माध्यम से हम आज उसके शत्रु हो गए, वो हमारा शत्रु हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हमने नेगेटिव विचारों को बढ़ावा दिया, नकारात्मक थॉट्स को हमने प्रसारित किया, और इसी कारण से समाज में समस्याएं होती हैं। जो लोग नकारात्मक चीजों को हवा देते हैं, आप ये मान के चलिए कि वो सामाजिक ताने बाने को डिस्टर्ब करते हैं। जो समाज का जो फैब्रिक है, समाज की जो संरचना है, उस संरचना को वो लोग डिस्टर्ब करते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर आपको लगता है कि इनके विचारों से एक बहुत बड़ा नुकसान समाज के लिए हो सकता है, तो ऐसे लोगों के विचारों को सबसे अच्छा है कि आप फॉलो ना करें, उसको आप फॉलो ना करें, उनको अनफ्रेंड करें, उनको उनके हाल पे छोड़ दें। आप अपना जीवन में कम से कम नकारात्मकता को इनवाइट ना करें, आने ना दें। आप जब उनसे दूर रहेंगे तो आपका मन अच्छा रहेगा। और नेगेटिव जो थॉट्स के लोग होते हैं वो केवल इसलिए सोसाइटी में प्रचलित हो जाते हैं क्योंकि कुछ लोग उन पर प्रतिक्रिया कर देते हैं, कुछ लोग उनके विचारों पर रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। अरे वाह वाह क्या बात कही, जैसे कोई लिख दे कि हम जाके पाकिस्तान को ध्वस्त कर देंगे, तो तमाम उसकी पीछे पोस्ट लिख देंगे 50-100 आदमी, बहुत बढ़िया, हम भी कर देंगे, हम भी कर देंगे। क्योंकि इसकी कोई सार्थकता नहीं है। भाई देश में आर्मी है, देश में सरकार है, केंद्र सरकार निर्णय लेगी, देश की जो आर्मी है वो आर्मी अपना निर्णय लेगी कि हमको क्या करना है, और हम यहाँ बैठे बैठे ही फालतू के जो कहते हैं थोते चने वो बजाते रहते हैं। इससे बहुत बड़ा नुकसान सोसाइटी का होता है, क्योंकि जो रचनात्मक विषय हैं, ऐसे टॉपिक्स जिस पर हम कंस्ट्रक्टिव कोई चर्चा कर सकते थे, वो सारी चीजें चलिए, वो सारी चीजों को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। और आगे हम लोग चर्चा करेंगे भारत के इतिहास के बारे में। और भारत के इतिहास में हम लोगों ने अब तक जो चर्चा की थी वो औरंगजेब के ऊपर थी, और औरंगजेब के बाद जो मुख्य मुगल शासक हैं, उन मुख्य मुगल शासकों की हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे हमने बाबर के बारे में चर्चा की, हमने हुमायूं के बारे में चर्चा की, हमने शेरशाह सूरी के बारे में चर्चा की, हमने अकबर के बारे में चर्चा की, जहांगीर के बारे में चर्चा की, नूरजहां के बारे में चर्चा की, शाहजहां के बारे में चर्चा की, और औरंगजेब के बारे में चर्चा की। ये सब पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, राजनीतिक इतिहास था, जिसमें हमने इनके सबके उत्थान और पतन को देखा, किस तरीके से इन लोगों ने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद अब हम चर्चा करते हैं, और उस चर्चा में हम देखेंगे कि मुगल काल की क्या क्या और विशेषताएं थी। क्लियर? सबसे पहले अगर हम बात करें मुगल कालीन समाज की, तो मुगल काल में जो हमारा समाज था, हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था कायम थी। हिंदू समाज में वर्ण की जो व्यवस्था है वो कायम थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लगभग यही हमारा सामाजिक ढांचा था। हिंदू समाज में ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य और सबसे नीचे शूद्र थे। लगभग हिंदू समाज के अपने गुरुकुल और स्कूल्स वगैरह थे, जो भी शिक्षण संस्थान से, उनमें ब्राह्मण और क्षत्रिय या वैश्य, इन्हीं लोगों को शिक्षण का अधिकार था, और बाकी शूद्रों के लिए अधिकार मुगलों के समय में भी नहीं था। उसके अलावा अगर महिलाओं की दशा की हम बात करें, तो महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी मुगल काल में। मुगल काल में हमें भारत में हिंदू समाज में पढ़ी लिखी महिलाओं की जानकारी नहीं मिलती है। अगर आप पूरा इतिहास पढ़ेंगे तो आपको हिंदू समाज में महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं मिलेंगी। इवन जो तुलसीदास का जो रामचरितमानस है, अगर वो तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा है वो अकबर के समकालीन थे। अकबर जब भारत का बादशाह था, उसी समय तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहे थे। तो तुलसीदास ने अपनी जो रामचरितमानस में लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति दर्शाती है कि महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण अच्छा नहीं था। महिला शिक्षा थी ही नहीं, क्योंकि पूरे मुगल इरा में हम लोगों को स्त्री शिक्षा के बारे में न तो कोई स्कूल्स मिलते हैं, न किसी पढ़ी लिखी महिला के बारे में कोई जानकारी मिलती है। अगर उसकी तुलना में हम मुगल काल की महिलाओं की, मतलब मुस्लिम महिलाओं की बात करें, तो आप देखना जो बाबर की बेटी थी गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं नामा लिखा था। बाबर की जो बेटी थी वो पढ़ी लिखी थी, उसने हुमायूं नामा लिखा था। जो महामनगा थी, जो अकबर की माँ, उसने एक मदरसा बनाया था।
जो शाहजहां की बेटियां थी, जहां आरा और रोशन आरा, वो पढ़ी लिखी थी, वो किताबें लिखती थी। तो इस तरीके से जो मुगल महिलाएं हैं, मुगल महिलाओं में तो हमें, मुस्लिम महिलाओं में तो कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं इस काल में मिलती हैं, लेकिन अगर हिंदू समाज की हम बात करें तो हिंदू समाज में हमें महिलाओं के बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलती जिसके आधार पर यह कहा जाए कि इस काल में हिंदू समाज की महिलाओं के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था या कोई सोच थी। और मैं आपको बताऊं, आधुनिक काल में ज्योतिबा फुले, 19वीं शताब्दी में ज्योतिबा फुले जो महाराष्ट्र के महान संत थे, उन्होंने और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, इन दोनों ने पहली बार भारत में महिलाओं के लिए स्कूल खोला था। पहली बार भारत में, पहली बार महिलाओं के लिए स्कूल, पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में बता रहा हूं मैं आपको। अब लोग अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा करके ऐसे बोलते रहते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है। भारत के इतिहास में महिलाओं के लिए पहली बार स्कूल खोलने का काम किया था ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, इससे पहले स्त्री शिक्षा की कभी बात नहीं की गई थी। बाकी जो आम मुस्लिम महिलाएं रही होंगी उनके बारे में भी हमें कोई बहुत जानकारी नहीं मिलती है। बेगार प्रथा, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें उस समय भी प्रचलन में रही होंगी। तो कुल मिलाकर के समाज में अगर हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में अगर हम लोग देखें तो वीडियो के साथ में कुछ दिक्कत हो रही है किसी लोगों को। तो कुल मिलाकर के जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें जो निम्न वर्ग है, निम्न वर्ग की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, खास करके कृषक वर्ग की, और शूद्रों की स्थिति बढ़िया नहीं थी। मुस्लिम समाज में जरूर जो राजकुल की महिलाएं थीं, जैसे बाबर, अकबर, जहांगीर, इनके जो परिवारों की जो महिलाएं थीं, उन महिलाओं की शिक्षाओं की बात हमें मिलती है। लेकिन जो राजपूत जो राजकुमारियां थीं, राजपूतों में जो राजकुमारियां थीं, जिनमें से बहुत सारे राजपूत राजकुमारियों का विवाह मुगल राजकुमारों के साथ, जैसे अकबर या जहांगीर या उनके बेटों के साथ हुआ था, उनके बारे में हमें यह जरूर जानकारी मिलती है कि राजपूत जो राजकुमारियां थी उनको प्रशिक्षण शस्त्र चलाने का और विद्या अध्ययन का मिलता था। तो कुल मिलाकर के जो शिक्षा का अधिकार है, वो शिक्षा का अधिकार एक तरीके से उच्च वर्ग तक सीमित था, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो हिंदू या राजपूत या ब्राह्मण हो, उच्च वर्ग तक ही केवल शिक्षा का अधिकार पूरे के पूरे मुगल काल में हमको दिखाई देता है। बाकी सामाजिक असमानता और सामाजिक भेदभाव के चिन्ह हमें स्पष्ट रूप से इस काल में दिखाई देते हैं। क्लियर? उसके बाद आगे अगर हम इस समय के दासों की और उनकी बात करें तो जैसा मैंने कहा कि फिरोज शाह तुगलक के समय से ही दास प्रथा चली आ रही थी, तो बड़े पैमाने पर लोगों से बेगार कराना इस काल में भी प्रचलित रहा। तो कुल मिलाकर के जो निम्न वर्ग है, खास करके जो किसान हैं और जो निम्न वर्ग के लोग हैं, इन्हीं को सबसे ज्यादा दिक्कतें इस काल में भी देखनी पड़ी होंगी, क्योंकि इनके पास ही रिसोर्सेज नहीं थे और एजुकेशन थी ही नहीं। उसके बाद अगर हम मुगल कालीन अर्थव्यवस्था की बात करें कि मुगल काल में अर्थव्यवस्था क्या थी, तो इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। मुगल काल में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत उन्नत थी और खास करके विदेशी व्यापार और वाणिज्य। जैसा मैंने कहा कि अकबर के समय में भारत के पास दुनिया का लगभग 1/4 जीडीपी था, लगभग 25% जीडीपी भारत के पास था। तो भारत दुनिया में एक अमीर देश था। अकबर के शासनकाल में भारत दुनिया का एक अमीर देश था, मतलब दूसरा सबसे अमीर देश था। भारत से ज्यादा पैसा केवल चीन के पास था और दुनिया में किसी भी देश के पास इतना पैसा नहीं था जितना भारत के पास। तो आर्थिक रूप से इस समय हमें समृद्ध देश भारत दिखाई देता है। और क्या क्या हमें मिलता है, इसमें विदेशी व्यापार के बहुत सारे लक्षण हमको मिलते हैं। जैसा मैंने कहा कि 1498 ईस्वी में 1498 में वास्को डिगामा पहली बार भारत आया था। वास्को डिगामा 1498 में पहली बार भारत आया और वास्को डिगामा था पुर्तगाली। उसके बाद धीरे धीरे स्पेनिश लोग, डच लोग, फ्रांसीसी, अंग्रेज तमाम लोग भारत में आए। तो यूरोप के साथ भारत का व्यापार इस काल में काफी बढ़ गया था। जब आप लोगों को शायद ये फैक्ट नहीं पता होगा, जब भारत में अकबर जब भारत का बादशाह था, अकबर जब हिंदुस्तान का बादशाह था, उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बेसिकली 31 दिसंबर 1600 को हुई थी और अकबर ने भारत पर 1605 तक राज किया था। तो जब अकबर भारत का बादशाह था, उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले स्पेन की, पुर्तगाल की, हॉलैंड की तमाम जो व्यापारी थे वो व्यापार कर रहे थे। उसके अलावा अरब के व्यापारी भारत के साथ व्यापार करते थे, ईरान के व्यापारी भारत के साथ व्यापार करते थे। क्या व्यापार था? सूती कपड़े का, कपास का व्यापार, घी का व्यापार, मसालों का व्यापार, हैंडीक्राफ्ट का व्यापार। तो भारत के पास बहुत बढ़िया उद्योग धंधे थे उस समय और भारत की चीजें पूरी दुनिया भर में जाती थी। इसी कारण से भारत एक
मजबूत, आर्थिक रूप से मजबूत देश था, और उसकी पुष्टि होती है अकबर के काल के जो आंकड़े हैं उससे। उसके बाद ये हमारी अर्थव्यवस्था थी, और अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर तो था ही, कृषि, कृषि के अलावा उद्योग धंधे और विदेशी व्यापार और वाणिज्य, ये बहुत सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से अकबर के शासनकाल में थी, और शायद उस सीमा तक कोई बाद में पहुंचा नहीं। उसके बाद अगर मुगल काल की अर्थव्यवस्था के बाद हम मुगल काल की संस्कृति को देखें, धर्म और संस्कृति, तो जो इस्लाम को जो मानने वाले लोग थे मुगल, और बाकी जो मुस्लिम लोग थे वो अपने धर्म को मानते थे, और जो बाकी हिंदू प्रजा थी वो अपना हिंदू धर्म को मानती थी। आमतौर पे मुगल राजा धर्म के मामले में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे। आमतौर पर मुगल शासक धर्म के मामले में बहुत हस्तक्षेप नहीं करते थे। जैसा मैंने कहा कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर जो हिंदुओं पर लगता था वो बंद कर दिया, अकबर ने जजिया कर बंद कर दिया हिंदुओं के ऊपर जो लगता था। हाँ, औरंगजेब ने जरूर कुछ जो है ऐसे कार्य किए थे जो धार्मिक आधार पर स्वीकार नहीं थे, खास करके हिंदू और औरंगजेबों के सिखों के प्रति। बाकी जो मुगल शासक थे पूरे मुगल काल में आमतौर पर धर्म के मामले में ज्यादा दखल नहीं देते थे। और बाकी और भी लोग इस काल में, जैसे पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, ये सब लोग भी इस मुगल काल में भारत में आ रहे थे, और वो भी अपने धर्म को मानते थे, ईसाई धर्म को। ईसाई लोगों की, यूरोपियन लोगों की, पुर्तगाली लोगों की, कोचीन में, गोवा में, हुगली में, तमाम जगह बस्तियां थी। वहां पर वो अपने धार्मिक संस्कारों को, रीति रिवाजों को मानते थे, अपने धर्म को मानते थे, चर्च बनाते थे। तो कुल मिलाकर के मुगल काल में हमें केवल औरंगजेब के समय को छोड़कर के बाकी धार्मिक कट्टरता दिखाई नहीं देती है। एक किसका मतलब है कि मुगल राजा आमतौर पर धर्म के मामले में तटस्थ थे, और वो कहते थे कि सबको, जिसको अपना धर्म मानना है वो अपना अपना धर्म माने। और कुछ समस्याएं हमेशा हर काल में होती हैं, वो हमेशा होती रहती थी, आज भी हो जाती हैं, उस समय भी होती रही होंगी धर्म के विषय को लेकर के। लेकिन आमतौर पर राजा और प्रजा के बीच में कोई धार्मिक कट्टरता हमें दिखाई नहीं देती। औरंगजेब के काल में ही पहली बार हमें सिखों का विद्रोह दिखाई देता है। इससे पहले पूरे मुगल काल में हमें धर्म के आधार पर कोई विद्रोह के चिन्ह नहीं मिलते। पूरा अगर आप मुगल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पूरी मुगल हिस्ट्री में आप देखना, बाबर के समय, हुमायूं के समय, अकबर के समय, जहांगीर के समय, शाहजहां के समय कोई भी रिलीजियस रिवॉल्ट नहीं होता, धार्मिक आधार पर कोई विद्रोह नहीं होता। आपको कहीं से भी किसी धार्मिक विद्रोह के प्रमाण नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है कि धर्म को लेकर के राजाओं का बड़ा स्पष्ट मत था कि धर्म लोग अपनी श्रद्धा से मानते चले, हमको इसमें नहीं पड़ना है, हम यहाँ के राजा हैं, हमको सिर्फ राज करना है। केवल जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने जरूर कुछ मंदिरों को तोड़ने का और जजिया लगाने का कार्य किया था। इसी कारण से सिखों ने विद्रोह कर दिया था, और सतनामी जो समूह था, उस सतनामी जो संप्रदाय है, उस संप्रदाय ने भी उसके खिलाफ विद्रोह किया था, औरंगजेब के खिलाफ, जिसकी कल हमने आप लोगों से चर्चा भी की थी। उसके अलावा आगे हम आते हैं इस काल के समाज अर्थव्यवस्था के बाद इस काल के धर्म, तीन चीजों की हमने चर्चा की। अब इस काल में हम देखेंगे स्थापत्य कला, जो एक बड़ी उपलब्धि है इस काल में। मनसबदारी की चर्चा, प्रशासन की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो मैं आपको कुछ फैक्ट मैंने लिखे हैं, खास करके जो इस काल की जो स्थापत्य कला है, ये बड़ी प्रसिद्ध है। मुगल कालीन जो स्थापत्य कला है ये सब लोगों को जाननी चाहिए, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे चीजें। अच्छा, अकबर का जो सुलह कुल का सिद्धांत था, जिसमें कहा गया था कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई जाए, वो मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूं। उसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला, और मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि जब भी हम पढ़ाई की बातें करें, हमारा माइंड एकदम ओपन होना चाहिए, कभी भी कट्टरता नहीं होनी चाहिए, कभी भी कटुता नहीं होनी चाहिए। हर चीज को बहुत ध्यान से, बहुत गहराई से सुने, उस पर विचार करें। अगर आपको लगता है कि जो ये फैक्ट है वो सही नहीं है तो आप उसकी जांच करें, लेकिन कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। कभी भी अगर आप गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप अगर नेगेटिव चीजों को करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके अपने साथ में बहुत बड़ी समस्या है। आपकी खुद की पर्सनैलिटी में आपके नेगेटिव लिखने से ना तो आप कभी महान हो सकते और ना सामने वाला कमजोर हो सकता। हमेशा इन चीजों को ध्यान रखिए। और एक अच्छे विद्यार्थी की निशानी है कि हम लोग हमेशा बहुत सादगी के साथ चीजों को पढ़ें, सुने और समझें। तो अब आते हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में। मुगल बेसिकली कहाँ के रहने वाले थे? मध्य एशिया, जिसको आज की डेट में हम लोग उज्बेकिस्तान कहते हैं। मध्य एशिया से आकर के, और मध्य एशिया और तुर्की, खास करके जो आज का तुर्की है जिसकी राजधानी अंकारा है, उस एरिया से आते हुए मुगल समरकंद, समरकंद के बाद काबुल, कंधार, इस एरिया में आके बसे।
और इस एरिया में जो अपनी उनकी संस्कृति डेवलप हुई, घर बनाने की, इमारतें बनाने की, मस्जिद बनाने की, वो उन्होंने भारत में भी लागू की। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मुगल स्थापत्य कला। और मुगल स्थापत्य कला के प्रमाण आपको उत्तर भारत में लाहौर से लेकर के, लाहौर अब तो पाकिस्तान में है, लाहौर से लेकर के काबुल, कंधार से लेकर के आप नीचे चले जाइए औरंगाबाद, बीदर, गोलकुंडा, वहां तक आपको मुगल स्थापत्य के प्रमाण मिलेंगे। पूर्व में आपको बंगाल से लेकर के गुजरात तक आपको मुगल स्थापत्य दिखाई देगा। मुगल स्थापत्य की कुछ खासियतें जैसे गुंबद जो पहले से चला आ रहा था, शहतीर, मीनार, जो मीनार है जैसे आपने देखा हो ताजमहल के चारों तरफ 4 मीनारें बनी हुई हैं। हालांकि मीनार पहले से चली आ रही थी, लेकिन मुगल स्थापत्य में मीनारों को विशेष महत्व दिया गया। तो आप देख रहे ताजमहल के चारों तरफ बड़ी सुंदर जो है मीनारें हैं। और उसके अलावा शहतीर बनाना, और कोई जो डोम है उसमें किसी में डबल डोम है, किसी में सिंगल डोम है, ये बहुत सारी विशेषताएं हम लोगों को मुगल काल के स्थापत्य में मिलती हैं। उसके अलावा मुगल कालीन स्थापत्य में आमतौर पर ज्यादा मात्रा में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है किसमें, जो मुगल कालीन ज्यादातर इमारतें हैं, जैसे लाहौर का जो किला है, बेसिकली पाकिस्तान और जो आज का बांग्लादेश है, ये किसी जमाने में हिंदुस्तान का हिस्सा था। तो जो भी पाकिस्तान में इमारतें हैं मुगल कालीन, जैसे अकबर ने लाहौर का किला बनवाया, तो उस लाहौर के किले में आप देखेंगे वो पूरा पूरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसी तरीके से अकबर ने इलाहाबाद या प्रयागराज में एक किला बनवाया था संगम के तट पर, वो किला भी पूरा का पूरा लाल बलुआ पत्थर का है। अगर आप आगरा में देखेंगे, आगरा का किला, आगरा फोर्ट, तो वो भी सारा लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। उसके अलावा आप दिल्ली में आएंगे, जो शाहजहां ने रेड फोर्ट बनवाया था, ये जो रेड फोर्ट है, ये रेड फोर्ट भी किसका है, लाल बलुआ पत्थर का। लेकिन मुगल काल में आकर के हमको एक चीज दिखाई देती है, संगमरमर का प्रयोग, जिसको हम लोग कहते हैं मार्बल। संगमरमर का प्रयोग यानी मार्बल। क्लियर। सो मार्बल का प्रयोग पहली बार हमें मुगल काल में दिखाई देता है। और सबसे पहले हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। कभी अगर आप दिल्ली घूमने जाएंगे तो दिल्ली में आपको मिलेगा, निजामुद्दीन स्टेशन के जस्ट बगल में है हुमायूं का मकबरा। अगर आप उसको देखेंगे तो हुमायूं का मकबरा में संगमरमर का प्रयोग हुआ है उसके गुंबद पे ऊपर, लेकिन वो आधा मार्बल है और बाकी जो है रेड स्टोन है, मतलब आधा उसमें मार्बल का प्रयोग है, बाकी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो एक तरीके से सबसे पहले हुमायूं के मकबरे में ही लाल बलुआ पत्थर के साथ में संगमरमर का प्रयोग किया गया था। बाद में चल करके ताजमहल जो है एक ऐसी इमारत थी जिसमें पूरी तरीके से संगमरमर का बना हुआ है। और ताजमहल के अलावा दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगजेब ने एक मस्जिद बनवाई है जिसको बोलते हैं मोती मस्जिद, वो भी पूरा संगमरमर की है। अगर आप फतेहपुर सीकरी घूमने जाएंगे आगरा के पास में, तो फतेहपुर सीकरी में जो शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है, वो दरगाह भी पूरे तरीके से संगमरमर की बनी हुई है। तो मुगल काल में रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे माल के रूप में लोहे का लाल बलुआ पत्थर का और संगमरमर का प्रयोग किया। और इसको जो बनाने के लिए वो चूना जो होता है, चूने का जो मसाला बनता है, उसका उपयोग होता था, इसलिए बहुत टिकाऊ इमारतें बनती थी। क्लियर। और ताजमहल के बनने से पहले हुमायूं का जो मकबरा है वो सबसे सुंदर था। ताजमहल के बनने से पहले हुमायूं का मकबरा सबसे सुंदर था। तो इस काल में हम देखते हैं कि क्या क्या हमें मिलता है। सबसे पहली चीज है गुंबद और मीनारें। मुगल कालीन स्थापत्य में हमको गुंबद मिलते हैं, जैसे ताजमहल का गुंबद है। ताजमहल में डबल डोम है, एक गुंबद है ऐसे, उसके ऊपर एक गुंबद और है। तो आपको ताजमहल को अगर बाहर से देखोगे तो ऊंचाई बहुत लगेगी, लेकिन अगर आप अंदर से देखो ताजमहल को तो उसकी ऊंचाई छत की कम लगेगी। क्यों? क्योंकि डबल गुंबद है। ऐसे ताजमहल को बनाया गया यूं, और उसके ऊपर से फिर एक और गुंबद है, डबल डोम में बना हुआ है ताजमहल। क्लियर। इसलिए ताजमहल के अंदर चाहे कितनी गर्मी पड़ रही हो, आप जून में जाना तो भी उसका मौसम ठंडा रहता है, चाहे आप सर्दी में जाना, ताजमहल के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको उसमें ठंडी गर्मी ज्यादा नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो डबल डोम टेक्निक से बना हुआ है। क्लियर। तो मुगल कालीन स्थापत्य की पहली विशेषता है कि इसमें गुंबद बहुत हैं। क्लियर। दूसरी चीज है मीनारें। जैसा मैंने कहा कि मुगल कालीन अगर इमारतों को आप देखेंगे, खास करके ताजमहल मुगल स्थापत्य का नगीना है। अगर मुगल काल के स्थापत्य को हमें देखना है तो उसका सबसे बड़ा सिंबल है ताजमहल। और ताजमहल में 4 स्पष्ट मीनारें हैं। उसके अलावा आप अगर हुमायूं टॉम्ब में जाएंगे तो वहां भी मीनारें बनी हुई हैं। बहुत सारी जगह जो मुगल इमारतें हैं इसमें मीनारें हैं।
तो पहली विशेषता है गुंबदें होंगे और मीनारें होंगी। उसके अलावा इनके जो मेहराब हैं, ज्यादातर जो मेहराब हैं वो ऐसे हैं गुंबदाकार, ज्यादातर जो मेहराब हैं वो गुंबदाकार हैं। और नुकीले मेहराबों का भी इसमें प्रयोग हुआ है ऐसे सटाने के लिए। ये एक्चुअली थोड़ा सा ना आप उसको बहुत ज्यादा समझिए मत, टेक्निकल चीजें हैं, मैं खाली आपको एग्जांपल दे दूंगा। उसके अलावा अलंकरण, मुगल कालीन बहुत सारी इमारतों पर बहुत सुंदर अलंकरण हुआ है। जैसे ताजमहल में आपने देखा होगा जो फूल और पत्तियां जो बनी हुई हैं, आप कभी आपके जब ताजमहल देखने जाना तो आप गौर से देखना, तो ताजमहल में संगमरमर के ऊपर ही फूल और पत्तियां अलग अलग रंग की वो खुदी हुई हैं, और उसी को कहते हैं पित्रादुरा शैली। पित्रादुरा शैली में वो चीजें बनी हुई हैं, किसमें? ताजमहल के पत्थरों पे, और पूरे ताजमहल में बनी हुई हैं। ऐसा उसके बाद फिर कभी हुआ नहीं। तो ताजमहल के जो मुगल कालीन स्थापत्य है उसकी एक बड़ी विशेषता थी कि अलंकरणों का बहुत ध्यान रखा गया था, मतलब चीजों को डेकोरेट करना और इस तरीके से अलंकरण किया जाए जो स्थायी बना रहे। उसके अलावा मैंने कहा ना, जैसे भूरा जो पत्थर था, लाल पत्थर था, उसके स्थान पर हमें यहाँ पर संगमरमर का प्रयोग भी मिलता है। दूसरा एक और जो विशेषता है कि ये जो भवन निर्माण हुए हैं मुगल काल में, ये सब प्लान्ड हैं, सबकी योजना बनाई गई है। ताजमहल बनेगा तो पूरी उसकी योजना, जैसे उस्ताद अहमद लाहौरी उसका वास्तुकार था, उसका आर्किटेक्चर था। लाल किला जो बना है, या आगरा किला, लाहौर किला, इलाहाबाद किला जो सब बना हुआ है, वो सारी चीजें डिजाइन की गई हैं बाकायदा प्रॉपर प्लानिंग करके इनको बनाया गया था। तो ये सबसे अच्छी बात थी कि मुगल इमारतें सारी की सारी एक आयोजना के तहत थी। जैसे एक आपको वो बनाना है, जैसे मान लीजिए एक किला बनाया तो उस किले के आगे नहर होगी, उसमें पानी होगा, इधर बाग होंगे, पेड़ लगे होंगे, इस तरीके से पेड़ भी लगे होंगे, फव्वारे भी होंगे, नहर भी होगी। ये सब एक बड़ी प्लानिंग के तहत होता था। क्लियर? उसके बाद वास्तुकला में विविधता है। जैसे ताजमहल अलग तरीके से बना हुआ है, लाल किला अलग तरीके से बना हुआ है, मोती मस्जिद अलग तरीके से बनी हुई है, हुमायूं का मकबरा अलग तरीके से बना हुआ है। तो हम लोगों को मुगल कालीन स्थापत्य में एक विविधता भी यानी डाइवर्सिटी भी दिखाई देती है। उसके अलावा बहुत बड़ी मात्रा में मुगल काल में भवनों का निर्माण किया गया। कुछ की मैंने आपको चर्चा की, जैसे फतेहपुर सीकरी पूरा का पूरा शहर ही अकबर ने बसा दिया था। वहां पे जोधाबाई का महल है, वहां पे मरियम उस्मानी का, वहां पे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, दीवाने आम, दीवाने खास, एक पूरा बरामदा, पूरा का पूरा एक भवन, पूरा का पूरा एक शहर ही जो है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बसा दिया था। उसके बाद अगर हम चर्चा करें राजाओं के हिसाब से, जो बादशाह थे उनके हिसाब से चर्चा करें, तो बाबर के समय बेसिकली संबलगढ़, पानीपत में काबुल बाग, और अयोध्या में एक मस्जिद, और संबलगढ़ की जामा मस्जिद, यानी बाबर के समय केवल मस्जिदों का निर्माण किया गया था और कोई बहुत बड़ा दूसरा स्थापत्य नहीं था। और उसके अलावा कुछ बाग लगवाए थे बाबर ने। अयोध्या वाला जो विषय है जिसको हम लोग बाबरी मस्जिद कहते हैं, बेसिकली अयोध्या में जो मस्जिद है वो मस्जिद बाबर ने नहीं बनवाई थी, बाबर का एक अधिकारी था जिसका नाम था मीर बाकी ने वो मस्जिद बनवाई थी, जिसको बाद में लोग बाबरी मस्जिद कहने लगे। तो वो मस्जिद है वो बेसिकली किसने बसवाई थी? मीर बाकी नाम के बाबर के एक अधिकारी ने। क्लियर? उसके बाद हुमायूं के काल में अगर हम हुमायूं का समय देखें तो हुमायूं के समय में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नाम का एक महल का निर्माण करवाया था और उसी से गिर करके उसकी मृत्यु भी हो गई थी। क्लियर? उसके अलावा हुमायूं के संबंध में हमें उसका एक मकबरा मिलता है देखने को, जो हुमायूं की पत्नी ने बनवाया था, जिसको हुमायूं टॉम के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर? उसके बाद अब आता है अकबर का समय। अकबर के काल में बहुत सारी इमारतें बनी, बहुत सारे दुर्ग बने, बहुत सारे किले बने। तो सबसे पहले फतेहपुर सीकरी की जो इमारत है वो पूरा का पूरा एक शहर बना दिया था अकबर ने। क्या था उसमें? फतेहपुर सीकरी वाले में दीवाने आम, यानी ऐसा एरिया जहां आम जनता बैठेगी। फिर उसके बाद दीवाने खास, ऐसी जगह, ऐसा एरिया बना हुआ है उसके अंदर जहां केवल बादशाह और उसके अधिकारी और मंत्रीगण बैठेंगे। फिर उसके बाद है वहां पंचमहल या हवा महल है, और ये जो बौद्ध विहार है उनकी तर्ज पर बनाया गया है। उसके बाद वहां पर जोधाबाई का महल है फतेहपुर सीकरी में। उसके अलावा मरियम सुल्तान, जिसका मैंने कहा ना मरियम उस्मानी, उसका भी महल है यहाँ पर। बीरबल का महल भी फतेहपुर सीकरी की उसमें बना हुआ है।
उसके बाद जब अकबर गुजरात जीत करके आए थे, तो गुजरात जीतने के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था, और जो बुलंद दरवाजा है वो भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। जो फतेहपुर सीकरी में आप घुसेंगे तो आपकी एंट्री ही बुलंद दरवाजे से होगी। क्लियर। उसके अलावा जहांगीर भवन और अकबर का मकबरा जो सिकंदरा में है, अकबर का मकबरा जो सिकंदरा में है वो भी संगमरमर का बना हुआ है, बहुत सुंदर है। और एक है यहाँ पर एतमाउद्दौला का मकबरा, ये भी आगरा में है, एतमाउद्दौला का मकबरा। आगरा में बहुत सारी मुगल कालीन इमारतें हैं। अगर आप भी आज भी अगर आप आगरा घूमने जाएंगे तो आगरा में बहुत सारे जो पुराने एरियाज में वहां पर आपको मुगल कालीन इमारतें मिलेंगी। उसके अलावा शाहजहां का जो समय आया, जहांगीर ने अपना एक मकबरा बनवाया था। शाहजहां के समय में क्या हुआ आपको पता है, दिल्ली का लाल किला और ताजमहल ये सबसे प्रसिद्ध है। उसके अलावा दिल्ली के लाल किले में जैसा मैंने कहा मोती मस्जिद है, उसमें दीवाने आम है, दीवाने खास है, रंग महल है, और ये सारी चीजें हम लोगों को शाहजहां के काल में और इसमें मिलेगी। अकबर ने अपने शासनकाल में क्या किया था, अकबर के शासनकाल में अकबर ने लाल किले के अंदर मोती मस्जिद बनाई थी, और अकबर ने क्या किया था, औरंगजेब ने किले के अंदर मोती मस्जिद, और औरंगजेब ने औरंगाबाद जो शहर है उसकी भी स्थापना की थी। और औरंगाबाद में ही उसकी पत्नी का निधन हो गया था, तो उसके लिए उसने बीबी का मकबरा, बीबी के मकबरा के नाम से प्रसिद्ध है औरंगाबाद में, वो भी जो है औरंगजेब ने ही बनाया था, जिसको हम लोग कहते हैं रबिया दौरानी का मकबरा। क्लियर। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हम लोगों को मुगल काल के स्थापत्य में दिखाई देती हैं। क्लियर। सो बाकी मुगल काल के बारे में, मुगल काल की जो चित्रकारी है वो जहांगीर के समय की थी, जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और संगीत में तानसेन का नाम आपने सुना ही होगा, बहुत बड़े बड़े संगीतकार थे। अगर कुछ फैक्ट मैं आपको बता दूं मुगल काल के संगीत के बारे में, तो आपको बताऊं अकबर के काल में कौन था, तानसेन, रामदेस। अकबर के काल में जो प्रसिद्ध जो संगीतकार थे उनमें तानसेन थे सबसे बड़े, उसके बाद रामदास, उसके बाद बैजू बावरा, बैजू बावरा भी अकबर के कालीन थे। बख्श, गोपाल, हरिदास, सुमान खां, सुरजान खां, सरोद खां, मियाँ लाल, ये बड़े संगीतकार थे अकबर के शासनकाल में। तानसेन पहले ग्वालियर के राजा के यहाँ रहते थे, बाद में अकबर के यहाँ आ गए थे। अगर जहांगीर के समय की हम बात करें तो जहांगीर के दरबार में गजल गायकों को संरक्षण दिया गया था, और उसमें आनंद खां नाम का एक संगीतकार था, आनंद खां, खुशहाल खां और विश्राम खां। ये फैक्ट है, आप लोग याद मत रखिए, केवल समझ लीजिए। अकबर तो जो औरंगजेब था, औरंगजेब तो पूरी तरीके से इनको लाइक ही नहीं करता था, तो औरंगजेब ने क्या संगीत पर बैन लगा दिया, कोई नाच गाना नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। औरंगजेब मतलब एक तरीके से अपने धर्म का बड़ा कट्टर आदमी था, तो उसने कहा इसको सबको बैन करो, कोई दारू मदिरा नहीं होगी। जैसे जहांगीर बहुत शराब पीता था, जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि एक दिन में 20-25 जो है शराब प्याले जो पी जाता था। औरंगजेब उतना ही सात्विक और धार्मिक था। औरंगजेब ने नाच गाना, शराब, दारू सब बंद करवा दी, लेकिन वो धार्मिक रूप से क्या था, अशेषूर था। तो ये कुल मिलाकर के कहानी है मुगल काल की। मुगल काल चित्रकला की हमने बात कर ली। चित्रकला के बारे में उस्ताद मंसूर करके था एक, मंसूर जो चित्रकार था बड़ा फेमस था। मैं आपको एक दो नाम और बता दूं अगर आप लोग याद रख पाए मुगल कालीन चित्रकला में। तो मुगल काल में अकबर के समय में चित्रकला में हम लोगों को मिलते हैं जैसे दसवंत, एक बड़े प्रसिद्ध चित्रकार थे दसवंत, बसावन, केशव, लाल मुकुंद, मिश्किन, फारूक, जगनेश, महेश। तो जो ये सारे नाम आपको सुनने को मिल रहे हैं वो सारे नाम दर्शा रहे हैं कि अकबर के काल में ज्यादातर चित्रकार कौन है, हिंदू। इससे ही सिद्ध होता है कि अकबर अपने शासन काल में बहुत सहिष्णु आदमी था, मतलब उसके दरबार में जो सबसे ज्यादा चित्रकार है वो हिंदू है। उसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो अब्बू समद जो है और मीर सैयद अली, दो बड़े प्रसिद्ध चित्रकार थे। और जहांगीर को मुगल जो राजा थे, मुगल बादशाह, उनमें चित्रकारों का राजा कहा जाता है, पेंटर्स। सबसे ज्यादा पेंटिंग को बढ़ावा दिया था जहांगीर ने। और जहांगीर ने तमाम तरह के छवि चित्र हैं, प्राकृतिक दृश्य हैं, यूरोपीय लक्षण वाले चित्र हैं, प्रतिलिपियां हैं, किताबों पर चित्रीकरण है, एल्बम बनवाना है, प्रतिमारक चित्र हैं, ये बहुत तरह की शैली को जहांगीर ने अलाउ किया था, परमिशन दी थी, उसको संरक्षण दिया था। जहांगीर काल के जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं उसमें फारूक बेग, दौलत भी हिंदू था, मनोहर, बिशनदास, मंसूर, अबुल हसन, ये बड़े चित्रकार थे। और खास करके आपका जो मनोहर, बिशनदास और मंसूर, ये तीन बहुत फेमस थे, ये तीन बड़े
प्रसिद्ध चित्रकार थे। उसके अलावा शाहजहां के शासनकाल में भी हमें इनकी जानकारी मिलती है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बड़े चित्रकारों का ज्ञान नहीं है। और अकबर कला संस्कृति को लाइक ही नहीं करता था। अकबर ने जो है कहा नहीं, सॉरी औरंगजेब ने कहा नहीं होगा, ना चित्रकला होगी, ना पेंटिंग होगी, ना नाच गाना होगा, ना संगीत होगा, सब बैन। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा मुगल इतिहास है, जिसमें हमने उनकी कला, संस्कृति, धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था, राजा, पूरे के पूरी हिस्ट्री कवर की औरंगजेब तक। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो जाता है और उसके बाद मुगल राजा केवल सत्ता को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। उनका संगीत में, स्थापत्य में कहीं कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। और औरंगजेब की मृत्यु के 50 साल बाद ही भारत में अंग्रेजों ने भारत को जीतना शुरू कर दिया। तो औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल बादशाह आएंगे, उनका इतिहास केवल हम लोग ये देखेंगे कि उनके काल की प्रमुख घटनाएं क्या हैं, क्योंकि उनके काल में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्तर पर कुछ ज्यादा हुआ नहीं, केवल पॉलिटिकल चीजें ही वहां पर होती रहीं। तो ये पूरा का पूरा मोटे तौर पर जितना आपको चाहिए प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि के लिए, उतना मुगल हिस्ट्री है। बाकी की चर्चा हम लोग आगे करते रहेंगे। सो आज के लिए हमारा सेशन बस इतना ही, और कल सुबह का सेशन देखना ना भूलिएगा। मॉर्निंग में कल सुबह हम लोग चर्चा करने वाले हैं सुबह 7:30 बजे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज और जो भी हमारे व्यक्तित्व को बेहतर कर सकती है उन चीज़ों के बारे में। तो कल हम लोग एक स्पेशल सेशन रखा है संडे को, तो सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे आप लोग तैयार रहिएगा। और बहुत सारे ऐसे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे जिसके माध्यम से एक बेहतर पर्सनैलिटी खास करके विद्यार्थी और स्टूडेंट्स की हो सके। तो आज की चर्चा को हम लोग यहीं विराम देते हैं। आप सभी लोग इस चर्चा में जुड़े, और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर आपके मन में कोई पूर्वाग्रह धर्म के प्रति है तो उसको प्लीज निकाल दीजिए। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो आप लिख करके आईएएस बन जाओगे। जो मैं आपको बता रहा हूं वो उतना ऑथेंटिक, उतना प्रमाणिक है कि इसके पढ़ के आप आईएएस, पीसीएस, एसडीएम, कलेक्टर, जज बन सकते हो। बाकी दुनिया भर में कुछ भी आपको बताया जा रहा हो उस ज्ञान के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं उसकी एक एक चीज वो है जो आईएएस में या तो पूछी गई है कई बार या भविष्य में पूछी जाएगी। और पूरा का पूरा वही सिलेबस, वही सारी चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप कहीं से भी किसी गलत ज्ञान का शिकार ना हो जाएं। कई बार लोग जो है गुमराह करते रहते हैं, जैसे यहाँ पर भी 1-2 लोगों ने कमेंट किए, मुझे बड़ा दुख होता है कि इस तरह की चीजों को लोग कर देते हैं। हमारा काम होता है ऑथेंटिक ज्ञान तक पहुंचना। गौतम बुद्ध को आप इसलिए पढ़िए क्योंकि गौतम बुद्ध के पास जब भी कोई सवाल लेके जाता था तो लोग उनसे पूछते थे कि ये क्या है, तो वो उसको सीधा उत्तर नहीं देते थे। वो पहले कहते थे कि तुम अपने आप को बताओ, तुम क्या जानते हो, तुम्हें क्या जानकारी है, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। तो उस व्यक्ति का संशय अपने आप दूर होता चला जाता था। और मैं कह रहा हूं ना कि हम लोग खास करके हमारा अपना सीधा मानना है, हम आपके साथ में उस ज्ञान को, उस जानकारी को शेयर करेंगे जिसके माध्यम से आप डीएम, एसपी, कमिश्नर, प्रोफेसर, जज, डॉक्टर बन सको। हम कभी आपके सामने वो ज्ञान नहीं पेश करेंगे जिसके माध्यम से आप बाबा बनो, आप भक्त बनो, आप ज्ञानी बनो। वो हमारा काम नहीं है और ना ही वो ज्ञान हम आपको दे सकते। कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैं आप किसी को भक्त बना दूं या किसी को ज्ञान में प्रकांड कर दूं धर्म के ज्ञान में, वो हमारा एरिया नहीं है। हमारा काम है कंटेम्परेरी वास्तविक ज्ञान जिसके माध्यम से बच्चों का करियर बनता है। हम सिर्फ उसकी चर्चा करते हैं। बाकी ज्ञान के लिए तो बहुत सारी चीजें खुली हुई हैं, हालांकि आजकल बंद है। आजकल वहां भी जगह नहीं है, उनके भी पास पैसे नहीं बचे हैं, कह रहे भैया हमको सरकार से पैसे दो। ये वाला अगर ज्ञान होगा तो अपने आप सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी। बहरहाल चलिए, आप सभी लोग चर्चा में जुड़े, आपने इतना महत्वपूर्ण समय इस चर्चा के लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कल मॉर्निंग में मिलते हैं विद अ न्यू सेशन दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल एंड बॉडी लैंग्वेज। सो वेलकम एंड शुभ रात्रि, जय हिंद।